तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है AK फैंटेसी टेल वर्ल्ड। आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिजॉइन कर अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाया उन सभी का भी वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वह ब्लड गॉड सन जो ब्लड सेक्ट है उसका जो पैलेस मास्टर है वह यहाँ पर मोसियाचुन के पीछे पड़ चुका था और उसने वहाँ पर उसके ऊपर एक जोरदार स्लेस भी चला दी थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था और खून खांस रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह पैलेस मास्टर तो अभी भी इसके पीछे पड़ा हुआ होता है और लियन यहाँ पर मोसियाचुन की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वह कह रहा था मोसियाचुन मोसियाचुन। और वह गुस्से में घूरते हुए सबसे पहले इस पैलेस मास्टर की ओर देखता है। तो यहाँ पर इस पैलेस मास्टर को बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्कनेस वाली किलिंग इंडेंट महसूस होती है, जिसे देखकर यह भी अचानक से चौंक जाता है और वहीं रुक जाता है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए लियन तुरंत ही पल भर में अपने वर्ल्ड गोन मोनूमेंट के अंदर उसे लेकर चला जाता है और उसे इस तरीके से गायब होते हुए देख पैलेस मास्टर कहते रह जाता है कि व्हाट, आखिरकार ये क्या है, ये कमीना कहाँ भाग रहा है। और हम लोग देखते हैं कि लियन वहाँ वर्ल्ड गोन मोनूमेंट की मदद से उस एरिया के जो वहाँ पर लैंड है उसके अंदर से ही ट्रैवल करते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है और वह उसके यहाँ पर गड्ढा कर भागते हुए देख पैलेस मास्टर कहता है कि आखिरकार तू कहाँ भाग कर जाना चाहता है बे। और वह तुरंत ही उसके गड्ढे के पीछे उसके पीछे निकल जाता है। और उसके साथ में उसका साथ जो एक और एल्डर आया हुआ था वह कह रहा होता है कि पैलेस मास्टर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर यह जो पैलेस मास्टर होता है वह तुरंत ही अंदर उस गुफा के अंदर से लियन से मार खा के सीधे बाहर की ओर फेंक आता है और वह कहता है कि डैम इट। तो यह देखकर एल्डर कहता है कि पैलेस मास्टर आखिरकार इस जमीन के रास्ते से वह भाग निकलेगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पैलेस मास्टर गुस्से में कहता है कि वह ना केवल कमीना यहाँ से भाग निकला बल्कि उसने मेरे लिए यहाँ पर अंदर घुसने के साथ रास्ते पर एक चाल भी फंसा कर रखा था जिस पर मैं फंसते फंसते बचा हूँ। वाह वाह कमीना स्टीकिंग ब्रैट, उसने मुझे यहाँ पर अपने जाल में फंसा ही लिया था। बस देख तू, अब तू यहाँ से कैसे जिंदा निकलेगा मैं भी देखूंगा। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर उसका एल्डर कहने लगता है कि पैलेस मास्टर, यहाँ का जो भूल भुलैया वाला या जो ज़मीन है, जो एरिया है, बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाओं से भरा हुआ है और साथ में यहाँ पर अपनी डिवाइन सेंसेस का भी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसे खोजना लगभग संभव नहीं होगा। अगर उसने यहाँ पर जीवन भर अंदर छिपने का ही निर्णय ले लिया तो हम उसे आखिरकार कैसे ढूंढेंगे, उसका कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा ना। तो हम देखते हैं पैलेस मास्टर कहता है कि झोंग रुनिया, तुरंत एक इनाम की घोषणा करवाओ। जो कोई भी उन दोनों का हमें सुराग ढूंढ कर देता है कि वे कहाँ छुपे हुए हैं या फिर उन्हें पकड़ने में मदद करता है तो फिर हम उसे यहाँ पर एक 9 टियर के मिस्टिक आर्टिफैक्ट देंगे एक इनाम के तौर पर। और फिर वह बोलता है कि नहीं नहीं, साथ में यह भी चीज़ अनाउंस करो, अगर कोई मुझे उनका सिर ला कर देता है तो मैं उन्हें 3 मिस्टिक 9 रैंक के वेपन्स दूंगा। तो ये सुनकर एल्डर कहने लगता है कि पैलेस मास्टर, यह बहुत ज़्यादा ही बड़ा इनाम है, आपको नहीं लग रहा है। तो वह सुनकर यहाँ पैलेस मास्टर बढ़ते हुए कहता है कि वो दानव वाकई बहुत बड़े डीमन है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। उनकी ताकतों को देखने के बाद मैं यह आसानी तौर पर कर सकता हूँ। वे बार बार मेरी पकड़ से निकल रहे थे और वो लगभग बराबरी की टक्कर दे रहे थे। आखिरकार इस कब्रिस्तान वाले इस खतरनाक एरिया में उन्हें मार पाना इतना भी आसान नहीं होगा। साथ ही पैलेस की सभी एक्सपर्ट्स को एक जगह पर गैदर करवाओ ताकि मैं उनसे यहाँ पर एक कमांड अपना दिलवा सकूं। यहाँ पर नो इन ग्रेट उत्पत्ति फॉर्मेशन को स्थापित करो, यानी कि एक 9 रैंक की कुछ फॉर्मेशन है जिससे लोगों को मारा जाता है। इसका दरअसल नाम बता रहा है यहाँ पे 9 इन ग्रैंड ओरिजिन किलिंग फॉर्मेशन। यह जो किलिंग फॉर्मेशन है इन ब्लड सेक्ट का काफ़ी स्पेशल फॉर्मेशन है। और वह कहता है कि एक बार जब हम उस फॉर्मेशन की मदद से इस पूरे कब्रिस्तान वाले एरिया को सेपरेट कर देंगे तो वे कमीने चाहकर भी यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। उन्हें अगर यहाँ से निकलना होगा तो उन्हें डायरेक्ट हेवन का या फिर हेल का रास्ता हमारे द्वारा दिखाया जाएगा, मतलब कि मार डाला जाएगा। तो यह सुन वो एल्डर कहता है जी हाँ बिल्कुल, आपके आदेश का पालन होगा। और वो अपने मन में कर रहा होता है 9 इन ग्रेट ओरिजिन किलिंग फॉर्मेशन ब्लड गॉड पैलेस का सबसे भयंकर फॉर्मेशन है। यदि सभी मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट्स है सोवरेन लेवल पर वो भी आ जाएं एक साथ तो भी इस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सोवरेन लेवल के पीक स्टार का मास्टर भी अकेले इस चीज़ को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाएगा उस फॉर्मेशन को। उन कमीनों ने आखिरकार पैलेस मास्टर को कितना ज़्यादा भगा दिया है। के बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक अजीब से ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर लियन और मोसियाचुन दोनों की तस्वीर बने होते हैं और राइटर के द्वारा बता दिया जा रहा होता है कि जल्द ही इनाम की राशि घोषित कर दी गई। और लियन मोसियाचुन की तस्वीरें चारों ओर फैल गई जिससे कब्रिस्तान में मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट तुरंत उफान में डूब गए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गए। और वे लोग वहाँ दिखाए जा रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या खबर है यार, विश्वास नहीं हो रहा है। सिर्फ एक सुराग उसका तक पहुँचाने का अगर मैं देता हूँ तो मुझे एक 9 रैंक की आर्टिफैक्ट मिलेगी। दूसरा कह रहा होता है दिमाग का इस्तेमाल करो यार, आखिरकार ये सारे इनाम ब्लड गॉड का सन दे रहा है, तो तुम्हें लगता है कि यह इतना भी ईजिली होगा। और भी चीज़ें हमें राइटर के द्वारा बताई जा रही होती हैं इन लोगों के बारे में कि
ये लोग कह रहे होते हैं कि एक 1 स्टार मार्शल सुप्रीम और एक 4 स्टार मार्शल सोवरेन, इनके बारे में जानकारी पाने के मात्र इन लोगों में तो उफान मची थी इन्हें पकड़ने की। लेकिन ये लोग थोड़े से मार्शल सोवरेन को लेकर कंफ्यूज थे कि वह कहीं ज़्यादा पावरफुल ना हो। लेकिन यह भी साथ में खबर फैला दी गई कि वो जो मार्शल सोवरेन है यह ब्लड गॉड सन के द्वारा घायल हो चुका है और वह अभी सीरियस इंजरी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। और उनके तस्वीरों के साथ डिस्कशन को भी दिखाया जा रहा होता है कि बोल रहे होते कोई वे दोनों बहुत स्ट्रांग हो गए क्या यार, मार्शल सुप्रीम लेवल का बंदा रहते हुए और साथ में उसके साथ एक मात्र 4 स्टार मार्शल सोवरेन। आखिरकार उनकी स्थिति इतनी सीरियस है कि उनके बारे में जानने के लिए ब्लड गॉड सन यह सब कुछ देने को तैयार है। जिसने यहाँ पर ब्लड गॉड सन के अटैक्स को झेल लिया, क्या वह तुम्हें लगता है कि इतना कमज़ोर होगा कि हम उसे पकड़ सके? तो दूसरा कोई कहता है ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन ब्लड गॉड पैलेस की जो हमें उसकी ओर से मिल रही है तोहफ़ा, उसके बारे में सोचा जाए तो बुरा नहीं है उसके मुकाबले। एक बार बस हमें उनकी जानकारी देनी है। अगर वहाँ पर हम तभी उन पर हमला करेंगे, उनका सिर लेंगे जब हमें 3 इनाम चाहिए होंगे, या फिर जो मार्शल सोवरेन है वह काफ़ी कमज़ोर हालत में अगर हम उसे देख पाते हैं तब उन्हें पर झपट्टा मारकर उन्हें मार डालेंगे और उनके सरों को लाकर इसे देंगे। अगर तब हमें जाकर 3 आर्टिफैक्ट मिलेंगे। अगर वह मार्शल सोवरेन ठीक स्थिति में रहा तो हम उस पर हमला ना करके सीधे-सीधे जानकारी यहाँ तक लाकर पहुँचा देंगे। और हम देखते हैं इन भीड़ के बीच में एक बुड्ढा पीछे से खामोश होता है और इसकी यहाँ पर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ यह बोल रहा होता है कि यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लड गॉड सन के द्वारा दिया गया एक मिशन और वो भी उसके ध्यान को आकर्षित करने वाले एक मार्शल सुप्रीम और एक मार्शल सोवरेन। उन दोनों के पास कुछ तो असाधारण, अनएक्सपेक्टेड, कीमती चीज़ होगा जो इनके मुकाबले उन्हें प्राप्त करने के लिए वह इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को यूं ही देने को तैयार हो चुका है। मैं 3 साल से एकांत में था और कल्टीवेट कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे बाहर आते ही कल्टीवेशन से मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। यूजीन, तुम्हारी किस्मत सचमुच में चमक उठी है। हा हा, मन में हंस रहा होता है। फिर हमें एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर उस पेड़ की ओर ही देख रही होती है और इन सारे डिटेल्स को देखते हुए वह अपने मन में कर रही होती है कि अभी अभी मेरे जो फायर फ्लेम्स हैं उन्होंने एक अन डिस्टेबल डिस्ट्रक्शन हेल फायर को डिटेक्ट किया है। आखिरकार यहाँ पर इस अंडरवर्ल्ड में इस तरीके की फायर फ्लेम्स कब से आ गई जिसे मेरे फायर फ्लेम्स सेंस करने लगे हैं, मतलब उनसे घबरा रहे हैं। अगर उसका एसेंस मुझे मिल जाता है तो मेरी जो यहाँ पर फायर फ्लेम में अपनी कल्टीवेशन है उसमें मैं अपनी एक और लेवल को रीच कर सकती हूँ। मुझे जाकर इसे देखना ही चाहिए। और फिर हमें फिर यहाँ कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह पैलेस मास्टर हवा में बैठा हुआ होता है और इसके सामने यह वही उसका सर्वेंट एल्डर आकर बता रहा होता है कि पैलेस मास्टर, आपने जो 9 इन ग्रैंड ओरिजिन किलिंग फॉर्मेशन को बिछाने के लिए कहा था उसने हमने उसे सेटअप कर दिया है। अब मुख्य तंत्र को 1000 मील तक फैला दिया गया है। इस फॉर्मेशन को किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए मैंने सेक्ट के जितने भी सुप्रीम लेवल के एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को एक्टिव कर दिया है फॉर्मेशन के चारों ओर। मुख्य श्रृंखला को विकसित करने के लिए और इसकी सीमाओं को बढ़ाने के लिए वे लोग उस फॉर्मेशन के दूर एरिया तक भी नज़र रखेंगे। यह सुनकर यहाँ पर ये बताता है कि 9 लेवल के आर्टिफैक्ट का नाम सुनकर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार हो ही जाएगा। इसके लिए कोई भी खुद को रजिस्ट करने से बचा नहीं सकता है। हालांकि यह जो कब्रिस्तान है यह पुराने डीमनों से भरा हुआ है, छिपा हुआ है, जिनसे मुझे भी सावधान रहने की आवश्यकता है अगर वे इससे बाहर आ जाते हैं तो। और तभी हम देखते हैं वो कहता है सीरियस होते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए वे दोनों हमारे ही हाथ जरूर लगने चाहिए। तो पीछे वाला एल्डर कहता है कि हाँ पैलेस मास्टर निश्चिंत रहें, भले ही वे पुराने राक्षस कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस शानदार रणनीति के बदौलत हम उन्हें ज़रूर ही पालेंगे। उन दोनों को हम पहले ही खोज लेंगे और उन्हें हासिल कर लेंगे। और वह कहता है फिर कि लेकिन मुझे एक डर है। तो यह सुनकर पैलेस मास्टर कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम कोर पैसेज से बात कर रहे हो? इस एरिया के कोर एरिया में कुछ हिडन छुपा हुआ है। तो यह सुनकर यह कहता है एल्डर बिल्कुल, मैं यहाँ पर कोर एरिया पर मौजूद मुख्य मार्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है। हालांकि नाम मात्र के लिए इसके चांसेज है, लेकिन रेड मून सिटी के लोगों द्वारा वह जो एरिया प्रोटेक्टेड है ऐसा लगता है कि उसमें यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स निकलेंगे अभ्यारण्य के द्वारा उन्हें खोजने के लिए, या फिर वही बंदे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उनके द्वारा भी मारे जा सकते हैं और उन्हें वही सारी चीज़ें हासिल हो सकती है। यदि वे दोनों उस दिशा में भागते रहें तो रेड मून सिटी द्वारा पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। तो फिर वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम उन्हें किसी भी कीमत पर रेड मून सिटी के हाथों नहीं पकड़ने दे सकते हैं। कब्रिस्तान विशाल है इसलिए उनके कोर पैसेज तक जाने की संभावना बेहद कम है, लेकिन मैं यह जोखिम नहीं उठाना चाहता हूँ। तो सुन उधर से आवाज़ भी आती है कि इतिहास याद रखें, इस तौर पर एक एक्सपर्ट्स के बड़ी से समूह को लो और उसे खोजने के लिए उसके पीछे लोगों को लगा दो। सभी को कहो कि एक साथ आगे की ओर बढ़ते रहे और सुनिश्चित करें कि उस कोर एरिया के पास भी वह ना पहुँचे।
हम देखते हैं सुनकर वो एल्डर कहता है हाँ, और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है और हम देखते हैं लियन को उसी फॉरेस्ट वाले एरिया में, जहाँ उस अजीब-गरीब जगह को देखकर वो अपने मन में कह रहा होता है, यह कब्रिस्तान वाक़ई विचित्र है, बहुत ही अजीब है। यहाँ तक कि एक 8 टियर के अल्केमिस्ट होने के बावजूद मेरी डिवाइन सेंसेस, मेरे यूनिवर्सल डिटेक्शंस यहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रही हैं। आखिरकार डिवाइन चेतनाओं को रोकने वाली ऐसी शक्तिशाली ऑरा इस जगह पर कैसे हो सकती है? किसने इस असाधारण चीज़ को बनाया होगा? भला किसने इस जगह को इस तरीके से क्रिएट किया है? और वह इधर-उधर देखते हुए कहता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन मैं इस कॉन्टिनेंट में, इस ईस्टर्न एरिया की ओर से मौजूद नहीं था उस समय पर, इस जगह पर पैदा नहीं लिया था इस ओर की दिशा में, जिसकी वजह से मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना था। इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी जाननी चाहिए। और वह एक जगह की ओर घूर कर देखता है और फिर अपने वापस से वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर मो सियाचुंग की, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और इसके अंदर तुम लोगों को मालूम है पहले से एक घोस्ट ने इसके बॉडी को कब्जा कर रखा है, जिसके वो लियन की मदद से बीच में इसने उसके ऊपर कंट्रोल पाया था और अपनी बॉडी में सप्रेस कर रखा था। अभी वह यहाँ पर मो सियाचुंग बेहोश है, जिसकी वजह से वह इसके ऊपर हावी है और ये हँसते हुए कह रहा होता है घोस्ट की, इस बार आमने-सामने की टक्कर होगी। सिर्फ़ तू और मैं, देखता हूँ, कुएँ से रोकता है इस बार मुझे। तभी लियन जोरदार अटैक करने के लिए आगे की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए कहता है कि इस बार सिर्फ़ तू और मैं, साले भड़वे मैं कोई मार्शल किंग लेवल पर अभी मौजूद नहीं हूँ, मार्शल सुप्रीम बन चुका हूँ। और एक ही मतलब कि एक आर्म अटैक के साथ उसके बॉडी से उसके सोल को सीधे बाहर की ओर रिलीज़ कर देता है और रिलीज़ करने के साथ अपने गोल्डन हैंड को क्रिएट करके उसे पकड़ लेता है और उसे इस तरीके से पकड़ते हुए देखो सोल करने लगती है, ओए ओए क्या कर रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ छोड़। और यहाँ पे लियन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के अंदर भी गड़बड़ी करने की हिम्मत कर सकते हो? ये मेरी दुनिया है। तो हम देखते हुए सोल कर रहे थे, हाँ, हाँ, समझ गया, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा लाइटनेस दबाओ, थोड़ा लाइट हल्का दबाओ, इतना कस के कौन दबाता है? और हम देखते हैं लियन अभी सीरियस होता है, अपने मन में कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मो सियाचुन इस इविल सोल को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएगा। लगता है कि इसकी चोट जहाँ तक मुझे देखकर लग रही है, जितनी उम्मीद की थी, उससे कई गुना अधिक है। और फिर हम देखते हुए सोल हँसते हुए कह रही होती है, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार डालोगे, तो याद रखना यह बंदा भी मारा जाएगा, यह मुझसे कनेक्टेड है। मो सियाचुन इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये इसका पावर बन सके, लेकिन उसे कर नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन उसे कहता है कि अगर मैं आज तुम्हें यहाँ पर मारता नहीं हूँ और हटाता नहीं हूँ, इसके बॉडी से अलग नहीं करता हूँ, तो देर सवेर तुम्हारी वजह से या तो मारा ही जाएगा। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें अभी ही ख़त्म कर दूँ। अगर तुम इसके शरीर से अपनी मर्ज़ी से बाहर आते हो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तो यह सुनकर वह सवाल कर रही होती है, क्या तुमको लगता है कि सिर्फ़ तुम्हारे कहने से मैं सामने आ जाऊँगा? या तो एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा। जब तक कि मेरी सुरक्षा की तुम गारंटी नहीं देते हो, मैं बाहर ही नहीं आऊँगा। इसके अलावा इस इंसान में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, इसकी बॉडी मुझे पसंद है। तभी हम देखते हैं एलियन ये सुनने के साथ ही अपने फिनिक्स फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है अपने फिंगर में, उसी गोल्डन हैंड के, जिसकी वजह से इसकी सोल यहाँ पर बर्न करने लगती है, रेत जलने लगती है, तो चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगती है, डैम इट! आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और एलियन यहाँ पर मो सेहचुन के बॉडी को एक और हील करने के लिए रखते हुए कहता है कि तो फिर यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आना चाहते हो, तो देखते हैं कि तुम इस दर्द को कितने समय तक झेल सकते हो, टिक सकते हो। वैसे भी मो सियाचुन अभी बेहोश है, अभी तुम्हारे दर्द को वह फ़ील नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन अब मेहनत तुम्हें करना होगा। इसके लिए धन्यवाद, अब सहो इस पेन को। और वो घूर कर देखते हुए उससे कह रहा होता है कि धीरे-धीरे इस जलती हुई ज्वलनशील आग का जलन भरा मज़ा लो। जब तक आप यहाँ पर सब कुछ अच्छे से सोच ना लें, अच्छे से डिसाइड ना कर लें कि आप बाहर आना चाहते कि नहीं, तब तक इसमें रोस्ट होते रहो। और वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि रुको, रुको, ऐसे मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट, डोंट लीव। और फिर मेरा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ आगे क्या हुआ वो नहीं दिखाया जाता है। फिर सीधे लियन अपने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के दूसरे एरिया में आ चुका होता है, जहाँ पर उसने उस ब्लड बीस्ट को रखा होता है, जो कि वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चिंगारे मार रहा होता है, दहाड़ रहा होता है, वो अपने होशो-आवाज़ में नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए इसे देखकर लियन यहाँ पर अपने आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके और रिफाइन किया जा सके। और उसे कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है कि इतनी शक्तिशाली ऑरा इस बीस्ट में, इतना ज़्यादा कुछ वस्तुएँ आखिरकार कैसे समाहित हो सकती हैं? इसे रिफाइन करने में काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो उन आर्टिफैक्ट्स को देखकर कह रहा होता है कि इसको जो अवतरित किया गया है, इसे जो रिफाइन किया गया है, मुझे देखकर लगता है कि वास्तव में इसमें किसी प्रकार का अस्तित्व छुपा हुआ है। और वो अपने आई टेक्निक की मदद से इसके पुर्जे-पुर्जे को जाँच करने लगता है, देखने लगता है, इसे अलग-अलग पार्ट से सब कैप्चर कर रहा होता है, देख रहा था, कहता है कि ये क्या? ये किस तरीके की चीज़ से इसे रिफाइन किया गया है भाई? यहाँ पर मुझे 2 9 मिस्टिक लेवल के वेपन्स नज़र आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर इसके अंदर ये रहा अर्थ ब्रीथिंग सॉइल जो इसके अंदर मौजूद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस जैसे चीज़ को यहाँ पर इसके अंदर रिफाइनमेंट के लिए लगा दिया गया है। इसे बनाने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी। इसे इस तरीके से ईज़िली तौर पर उसने यहाँ पर इसका यूज़ कैसे किया? और वह कह रहा होता है कि
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक मैं इसकी आत्मा को जलाकर राख ना कर दूँ और इसकी साँस लेते हुए ब्रेथ को, उस अर्थ ब्रेथ को अपने मिस्टिक वेपन के साथ ना जोड़ दूँ, तब तक मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यह मिस्टिक आर्टिफैक्ट मेरी होनी चाहिए और हम देखते हैं कि इसके सोल को बर्न करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए वो अपने डिवाइन फ्लेम को सीधे इसकी ओर भेज देता है और यह बीस्ट जो लियन के कंट्रोल में था इतने देर तक, वह उसके कंट्रोल से हटकर अपनी मर्ज़ी से अपने मुँह के सामने से एक अजीब से वेपन को रिलीज़ करता है जिसमें थंडर चमक रही होती है और हम देखते हैं उस वेपन को, जो कि एक हैमर होती है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वह लियन के फायर फ्लेम को चीरते हुए सीधे लियन की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है और उस हैमर में साथ में थंडर एनर्जी भी होती है। और पल भर में सटीक से लियन के सामने आते हुए देख लियन के पसीने छूट जाते हैं और वह कहता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है? और वह जो यहाँ पर वो हैमर होती है वह लियन के थोबड़े पर बजा पाती है। इससे पहले लियन भी अपनी थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर उससे बाल-बाल बचता है और सीधे छलांग लगाते हुए उस ब्लड बीस्ट की ओर जाने लगता है और उसकी ओर जाते हुए वह कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या था? एक 9 टियर की वेपन आर्टिफैक्ट, आखिरकार ये किस लेवल की और किस युग की आर्टिफैक्ट है? किस तरीके से इसे रिफाइनमेंट किया गया है? कौन-सा मॉडल है? या इसमें तो कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है इस बीस्ट के पास से। यह हथौड़े की शक्ति को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है जो कि 9 लेवल की एक आर्टिफैक्ट है। लेकिन इसमें साथ में ही बिजली की पावर भी जुड़ी हुई है, थंडर एनर्जी भी इसमें समाहित है। इसे देखकर इसे लग रहा है कि यह अपनी पावर का 100% यहाँ पर यूज़ कर सकता है यह बीस्ट। इसने वास्तव में मेरे यहाँ पर कंट्रोल का जो है सप्रेशन का जो पावर था उसे रजिस्ट कर दिया है, उसे इग्नोर कर दिया है, उसे यहाँ पर अपने कंट्रोल में से, मेरे कंट्रोल में से बाहर आ चुका है अपने आप ही, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये सोचकर वह परेशान होते हुए कह रहा था, इस वर्ल्ड गोल्ड मॉन्यूमेंट के भीतर पहली बार है जब मेरा यहाँ पर सामना किसी ऐसी चीज़ से हो रहा है जो मेरी यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर को भी यहाँ पर नकार सकती है। और वह बीस्ट को देख रहा होता है, बीस्ट भी इसे देख रहा होता है और वह कहता है कि क्या मुझे इसे यहाँ पर रिफाइन करना चाहिए अभी? और फिर वह काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि अभी-अभी इसने जो यहाँ पर ब्लड बीस्ट ने हमला दिखाया है, उसे देखकर लगता है कि यह अपने शरीर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और इसके अंदर मौजूद आर्टिफैक्ट्स जो पूरी तरह से उनका उपयोग कर सकता है, जिसे इसे रिफाइन करने में यूज़ किया गया है। इसके अंदर 9 मिस्टिक लेवल के 2 आर्टिफैक्ट हैं और साथ में 8वें टियर के 8 आर्टिफैक्ट 10 आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं और साथ ही अर्थ ब्रेथ सॉइल भी इसके पास मौजूद है, जो मिलकर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। इसे यहाँ पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ मैं अपनी इच्छा से इन्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ तो पूरी ताकत मुझे इस पर झोंकनी होगी और इससे लड़ना होगा। इसे यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को अंदर इस तरीके से चुनौती देना सही नहीं होगा। यह मेरे वर्ल्ड गवर्नमेंट के एरियाज़ को चकनाचूर कर देगा। अगर यह यहाँ पर वॉइड को भी भेद कर निकल पाया तो सचमुच में यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और मैं इसे खो सकता हूँ। इसलिए वो इसे यहाँ पर अभी नहीं छेड़ता है और फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट से बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए कह रहा होता है, इतनी शानदार जादुई आर्टिफैक्ट का फ़ायदा आखिरकार कौन नहीं उठाना चाहता है? उसकी उस प्रभावशाली शक्ति को मैं अभी नहीं, बाद में सँभालूँगा। जब मैं 100% श्योर हो जाऊँगा कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, तब मैं उस पर कंट्रोल करूँगा। फिलहाल के लिए उसे वहीं पर छोड़ देना सही होगा। अभी मुझे यहाँ पर इस एरिया को देखना चाहिए और वह इधर-उधर के एरियाओं को देखते हुए कह रहा होता है, इस माउंटेन में, इस फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी चीज़ें फैली हुई हैं। यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी शक्तिशाली पावर को यहाँ पर इस तरीके से सप्रेस करने के लिए उससे भी पावरफुल कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर मौजूद है। मुझे इसकी जाँच करनी होगी। और वह फिर अपने आइस कोल्ड स्वॉर्ड को निकालता है और उसे उस पूल में भेजते हुए, नदी रिवर में भेजते हुए कहता है कि मुझे देखने दो कि इस अर्थ के इन नसों में, इन वेन्स में आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। और वह हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं, जैसे वह उस ब्लड पूल में गिरती है तो इसकी स्वॉर्ड की जो साइज़ होती है वह बहुत ही ज़्यादा दोगुना, चौगुना, सौगुना हो जाता है और वह छोटी सी तलवार इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरी उस माउंटेन को कवर कर रही है, ऐसा देखने में लग रहा है। और उसके अंदर से एक ताबड़तोड़ एनर्जी रिलीज़ होने लगती है, काफ़ी सारे प्रेशर्स उससे निकल रहे होते हैं। तो लियन तुरंत यहाँ पर उसे कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, पूरी माउंटेन श्रृंखला पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर किसी तरीके का बैरियर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर वह नहीं निकल सकता। वह इस जगह की जाँच कर रहा है कि यहाँ के बैरियर्स की चारों ओर वह सभी तरफ से अपने स्वॉर्ड को नचाते हुए देख रहा होता है और इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने मन में वह कह रहा होता है कि क्या सचमुच में एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्य किया गया है? मुझे बस यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पर है? आखिरकार इसका मूल कारण क्या है, जो यहाँ पर इस तरीके का ये फॉर्मेशन टिका हुआ है, बना हुआ है? लियन को भी शायद वह फॉर्मेशन समझ में नहीं आ पा रही है क्योंकि इसने अपने स्वॉर्ड के साइज़ को इतना बड़ा किया, इसके बावजूद भी वह यहाँ पर इस बैरियर को तोड़कर नहीं निकल पाई उसकी स्वॉर्ड। और फिर हम यहाँ पर इन सभी झिंगुरों को देखते हैं जो तेज़ी के साथ उसी एरिया की ओर बढ़ने लगते हैं और कई सारे लोग तो कह रहे होते हैं कि कौन इतना लापरवाह हो सकता है कि खुलेआम रेड मून सिटी के बैरियर वाले एरिया के पास उल्लंघन करने का हिम्मत कर रहा है। कब्रिस्तान के इस एशियंट निर्माण फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है उसने। मुझे याद है, दूसरा कोई कह रहा होता है, मुझे याद है पिछली बार
ऐसा 50 साल पहले हुआ था। 2 मार्शल सोवरेन्स आपस में पर्सनल लड़ाई लड़ते हुए इस रेड मून सिटी के एरिया के उस प्रोटेक्टेड एरिया की ओर पहुँच चुके थे और जब वहाँ पर रेड मून एरिया के एल्डर्स आए तो उन दोनों ने उन दोनों गधों को मार डाला। उन्हें तुरंत ही वहीं पर ख़त्म कर दिया गया उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा। पता नहीं इस बार वह बदकिस्मत कौन है? तो तीसरा कोई कहता है, क्या यह वही सोवरेन हो सकता है जिसे हम ढूँढ रहे हैं? क्या यह वही लोग हो सकते हैं जिनकी तलाश में हम इतने समय से हैं, जिनकी तलाश पैलेस मास्टर कर रहे हैं, जिसे वो मारना चाहते हैं? तो चौथा कोई कह रहा होता है, बस इतना ही, अब चलो 60 लोग इधर से 60 लोग उधर से नज़र डालो, शायद हमें भी कुछ इनाम का हिस्सा मिल जाए। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस पैलेस मास्टर के एल्डर कर रहे होते हैं, इस बार कौन वह लापरवाह मूर्ख बेवकूफ़ है जो वहाँ रेड मून सिटी के उस नजराने वाले एरिया में गया है, उसकी हिम्मत किया है। ज़रूर उससे रेड मून सिटी पूरी तरह से नाराज़ हो जाएगी। मुझे डर है कि उससे निपटने के लिए किसी को भेजा भी जा सकता है। तो कोई और एल्डर कहता है कि मैं उस बदमाश को किसी भी कीमत पर रेड मून सिटी के हाथों नहीं पड़ने दे सकता हूँ। पैलेस मास्टर कृपया करके आदेश दे हमें आगे बढ़ने का। तो फिर पैलेस मास्टर भी अपने हैंड को आगे की ओर करते हुए इन सभी को इशारा कर देता है कि जाओ आगे बढ़ो और उस कमीने को पकड़ कर लाओ अगर वही है वह तो। और यहाँ पर पैलेस मास्टर अपने मन में कहता है कि मेरा जो ब्लड बीस्ट है, जो वह रक्त पापी बीस्ट है, आखिरकार वह कहाँ पर है? उस कमीने ने, उस बदमाश ने उसे वहाँ पर अचानक से कहाँ छुपा लिया? और तो और मेरा जो स्पिरिट रूलर है, वह बीस्ट, इसके अंदर जो सोल मौजूद है, वह इसका सर्वेंट है। उसने उसे उसके अंदर रखा हुआ है। तो यह कह रहा है मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। वह ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मानो इस दुनिया से बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है। ऐसा लगता है इस दुनिया में वह मौजूद ही नहीं है। पहले वह स्पष्ट रूप से मैं उसे सेंस कर सकता था। और तो और वह बंदा यहाँ पर, वह मार्शल सुप्रीम आया, अचानक उसने एक मार्शल सोवरेन को प्रकट किया और फिर उसने वहाँ पर उसे गायब कर दिया। और वह यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट को याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि वह किस तरीके का आर्टिफैक्ट दिख रहा था। और वह कहता है कि क्या यहाँ पर वह सब कुछ उस आर्टिफैक्ट की वजह से था? क्या उस आर्टिफैक्ट के अंदर एक अलग वर्ल्ड मौजूद थी जहाँ पर वह उस बंदे को भेज रहा था, बाहर निकाल रहा था और मेरे बीस्ट को भी वहाँ पर रखा? आखिरकार वो चीज़ आखिरकार वो हो क्या सकती है? कहीं वह तो नोक आर्क तो नहीं है? और अब यहाँ पर इस बंदे को लियन पर शक हो चुका है कि उसके पास नोक आर्क मौजूद है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। और यहाँ पर इस बंदे को पता चल चुका है और साथ में बाकी बंदों को भी पता चलता है। तो पूरा वर्ल्ड हाथ धो के लियन के पीछे पड़ जाएगा। और जो वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट है किसी भी एंगल से नोक आर्क से कम नहीं है, वह उसी की तरह काम करती है। तो अब आगे के इस एपिसोड्स को देखने के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट।